नमस्कार। हिस्ट्री विद किंशुक की तरफ से एग्जाम बाबा की भविष्यवाणियों की इस सीरीज में कुछ नए तथ्यों को रोचक तरीके से हम डिकोड करते हुए भविष्यवाणी के रूप में आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिएगा, पहली भविष्यवाणी आज मैं संगोला संधि से आरंभ कर रहा हूं। संगोला संधि ने मराठा इतिहास में पेशवा और छत्रपति के मध्य संबंधों को बहुत हद तक निर्धारित कर दिया था। यही वो वर्ष था संगोला संधि के जरिए जब मराठा संघ में, मराठा राजनीति में ब्राह्मण पेशवा का दबदबा कायम होता चला गया। वही सर्वे सर्वा बन गया। मराठा छत्रपति अब मात्र केवल एक मोहर स्टैंप किंग के रूप में मराठा राजनीति में अनिर्णायक भूमिका में रह गए। तमाम जितनी भी राजनीतिक क्रियाकलाप थे, चाहे युद्ध हो, चाहे संधियां हो, या उनकी उपस्थिति हो मुगल बादशाहों के साथ या ब्रिटिशर्स के साथ या विदेशी आक्रमणकारियों के साथ, किसी भी प्रकार का कोई डील करना हो, कॉम्प्रोमाइज करना हो, या किसी प्रकार का कोई निर्णायक भूमिका रूपी निर्णय तक पहुंचना, वो तमाम गतिविधियां इस संधि के जरिए अब पेशवा के हाथ में आ जाती है। डिकोड करिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि यह प्रयास कैसा लग रहा है। जी, सबसे पहले देखते हैं संगोला संधि। पहली बात तो यह कि यह संधि 25 सितंबर 1750 ईस्वी को हुई है। यानी कि 1750 ईस्वी को एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि जो मराठा सत्ता है, अब सारी बात को डिकोड करते हुए उसी रूप में समझने का प्रयास करिएगा। जो मराठा सत्ता है वो छत्रपति यानी कि शिवाजी महाराज और उसके अब तो क्या शिवाजी महाराज नहीं रहे, उनके जो डिसेंडेंट्स या वंशज हैं, तो छत्रपति से ये सत्ता स्थानांतरित होकर पेशवा के हाथ में आ गई। और आप लोगों को मालूम होगा कि पेशवा जो थे वो जाति से ब्राह्मण हुआ करते थे। तो संगोला संधि ने मराठा राजनीति में पेशवा का दबदबा कायम कर दिया और कठपुतली शासक बनाकर रख दिया छत्रपति महाराज या उनके वंशजों को। तो ये एक संवैधानिक क्रांति थी। याद रखिएगा, 25 सितंबर 1750 ईस्वी को संगोला संधि संपन्न हुई थी। जिस समय संधि संपन्न हुई, 1750 की संगोला संधि, उस समय पेशवा बालाजी बाजीराव थे और छत्रपति राजाराम द्वितीय, जिन्हें कि राम राजा के नाम से ही पुकारा जाता है। दोबारा सुन लीजिएगा, छत्रपति महाराज राम राजा या राजाराम द्वितीय के काल में 1750 में सितंबर 25 तारीख को यह संधि उनके पेशवा बालाजी बाजीराव के काल में संपन्न होती है। इस संधि के द्वारा मराठा साम्राज्य की संवैधानिक शक्तियां छत्रपति के हाथों में केंद्रित न रहकर पूर्णतया पेशवा के हाथों में आ गई। यानी कि मराठा राजनीति की धुरी, केंद्र, विषय वस्तु अब पेशवा हो गई। सारी मराठा राजनीति पेशवा के इर्द गिर्द घूमने लगी। और नो डाउट पेशवाओं ने उस धुरी को, उस सत्ता के विषय को, केंद्र के महत्व को समय समय पर प्रमाणित और सिद्ध भी किया। और एक समय ऐसा आया कि मराठा साम्राज्य के अंदर कहा जाने लगा कि मराठा अश्व, मराठा घोड़े कटक से अटक तक का पानी पीते हैं। देखिएगा, इसके पश्चात मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए तथा महलों के महापौर यानी कि मेयर बन के ही रह गए हैं। आप समझ सकते हैं इस संधि का असल में महत्व क्या रहा है। इस संधि के बाद से मराठा गतिविधियों के केंद्र पेशवा का सचिवालय, हुजूर दफ्तर जो पूना में स्थित था, वो हो गया। अब प्रश्न फिर बन सकता है कि पेशवा का सचिवालय क्या कहलाता है, हुजूर दफ्तर कहां पर था? याद रखिएगा, पुणे में। क्लियर? और मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा ही बन गया। याद रखना, दोबारा मैं आपसे बोल रहा हूं, 25 सितंबर 1750 ईस्वी को यह संधि होती है, संगोला संधि, जिसने मराठा राजनीति को पेशवा के हाथों में केंद्रित कर दिया। छत्रपति महाराज के राजमुकुट से निकलकर जो मराठा राजनीति की जो स्वतंत्रता थी, जो संप्रभुता थी, जो स्वायत्तता थी, वो पेशवा के हाथों में आ गई। और पेशवा के ही इर्द गिर्द मराठा फेडरेशन, विभिन्न मराठा सरदारों का एक मराठा संघ यहीं से गठित होता है। उसके पश्चात का इतिहास गवाह है कि 3 जो एंग्लो मराठा बैटल लड़े गए हैं, स्पेशली आफ्टर जो डिसिसिव बैटल था मराठा और अफगानों के बीच में, पानीपत थर्ड बैटल 14 जनवरी 1761, ये हमने संगोला संधि को डिकोड करने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको समझ में आइएगा। इसी वीडियो का दूसरा हिस्सा आज मैंने विशेष तौर पर इस एग्जाम बाबा की भविष्यवाणी में टॉपिक विशेष को उठाया है ताकि आपको एक पूरा कालानुक्रम प्राप्त हो जाए।
पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को प्रातः 8 बजे लड़ा गया था। पंजाब के अंदर ये लड़ा गया था। आप नोटिस करिएगा कि इन सेशन से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि इन क्लासेस का एकेडमिक एटमॉस्फेयर किस लेवल का होगा, किस लेवल के ई नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। यदि आप पेड कोर्सेज में आते हैं, यदि आपको पेड कोर्सेज चाहिए, आपको बिल्कुल सटीक रणनीति चाहिए, प्रबंधन से परिणाम तक की सफल यात्रा चाहिए, और आप वन टाइम अपॉर्चुनिटी में अपने एग्जाम को क्रैक करके सफल होना चाहते हैं, यदि आप अपनी मेहनत की सार्थकता को परिणाम की सफलता में बदलना चाहते हैं, तो जुड़िए, कांटेक्ट करिए हमसे। रास्ता हम बताएंगे, मेहनत करना हम सिखाएंगे, और कम से कम इन्वेस्टमेंट में, यानी कि टाइम का और पैसों का, आपको सार्थकता प्राप्त होगी, बेहतर आउटपुट प्राप्त होगा सफलता के रूप में। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया प्रातः 8 बजे पंजाब में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच में। अहमद शाह अब्दाली वॉज कमांडर इन चीफ ऑफ नादिर शाह दुर्रानी। नादिर शाह दुर्रानी इन्वेडेड। नादिर शाह दुर्रानी ने भारत पर 1739 में आक्रमण किया था, जब मोहम्मद शाह रंगीला का भारत पर शासन था। ठीक है साहब। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य में यह युद्ध लड़ा गया। यद्यपि इस युद्ध में पेशवा जो था वो स्वयं मौजूद नहीं थे, वो एब्सेंट थे। पेशवा की तरफ से उसका भाई और उसका पुत्र, यानी कि पुत्र विश्वासराव और भाई सदाशिव राव भाव उपस्थित थे। मराठा तोपखाने का नेतृत्व एक मुस्लिम कमांडर इन चीफ के पास था, इसका नाम था इब्राहिम गर्दी, जो इस युद्ध में मारे गए थे। कारण यह था कि मराठे और जो पठान थे वो उत्तरी भारत पर अधिकार करना चाहते थे। असल में अहमद शाह अब्दाली जब इस युद्ध से पहले जब दिल्ली पर आया, अपनी व्यवस्था उसने जमाई, उस व्यवस्था को मराठों ने छिन्न भिन्न कर दिया था। और ये पठान गौरव के लिए एक ठेस वाली बात थी कि मराठे, जबकि सही बात है कि शायद अहमद शाह अब्दाली को मराठों की ताकत का अंदाजा नहीं था, यदि मराठे यहाँ पे चूक नहीं करते। लेकिन इतिहास में किंतु परंतु, ऐसा होता वैसा होता, इसके लिए कोई जगह नहीं है। इसका एक पक्ष ये भी है कि यदि मराठों ने जाट महाराजा सूरजमल जाट की बात मान ली होती, शायद इतिहास कुछ और होता। सूरजमल जाट बहुत प्रैक्टिकल इंसान थे, मराठा बहुत ताकतवर थे, लेकिन वही वाली बात है, यदि विवेक सम्मत निर्णय नहीं है तो फिर चिड़िया चुग जाए खेत तो फिर होत क्या, पछतावत होत क्या। क्लियर है। युद्ध की विभीषिका से सुरक्षित बचकर निकलने में जो मराठा सरदार कामयाब रहे थे, उनमें मल्हार राव होलकर, आप जानते हो आगे जाकर इंदौर में इसने क्या धूम मचाई है भारतीय राजनीति में। महादजी सिंधिया, ये लंगड़ा था, क्लियर, इसी युद्ध में हुआ था। महादजी सिंधिया कभी पेशवा के जूते की जूतियां उठाया करते थे, याद रखिएगा इस बात को। लेकिन सिंधिया फैमिली ने उसके बाद क्या हाहाकार मचाया, क्या दुर्दुष योद्धा थे ये, इस बात को आप लॉर्ड कैनिंग की एक कथन से पहचान सकते हैं। 1857 के गदर के दौरान ये गवर्नर जनरल बोलता है कि भारतीयों को यदि एक भी योग्य नेता मिल गया होता तो शायद गदर का परिणाम कुछ और होता। और एक भी योग्य नेता से संबंध उसका महाजी मतलब सिंधिया फैमिली की तरफ था। उसने कहा है कैनिंग ने कि यदि सिंधिया राजघराना भी विद्रोहियों के साथ हो जाए तो हमें कल ही अपना बिस्तर गोल करना पड़ेगा, याद रखिएगा इस बात को। एवं नाना फडणवीस, आप जानते हो इससे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति संपूर्ण मराठा राजनीति में हुआ ही नहीं था, और ये अंतिम योग्य व्यक्ति था, विद्वान व्यक्ति था, जिसकी मृत्यु के पश्चात मराठा संघ फिर ब्रिटिशर्स के हाथों फिसलता चला गया। मराठों की करारी हार हुई 14 जनवरी 1761 को, जो पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया है, और इससे मराठा गर्व का मानवर्धन हुआ है। याद रखिएगा, फिर बोल रहा हूं मैं, इस कदर डिकोड कर रहा हूं इन घटनाओं को कि इसके बाद आपको पूरे भारत के इतिहास में कभी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में इन टॉपिक्स को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि आप लोगों ने यहाँ मेहनत करी गंभीरता के साथ फोकस करते हुए। क्लियर है। पठानों ने अहमद शाह अब्दाली के द्वारा इस युद्ध में जो हथियार काम में लिए गए, उनमें एक शत्रुनाल या जंबूरक थी, याद रखिएगा, जंबूरक या शत्रुनाल, ऊंट पर लदी हुई हल्की तोपें थी। इसीलिए सूरजमल जाट ने जब वो जा रहे थे मराठा युद्ध के लिए तब कहा था कि भाऊ आपकी तोपें पूरे भारत में सबसे हल्की हैं, आपकी अश्व सेना सबसे तीव्र है आपकी सेना, लेकिन बुरा मत मानिएगा भाऊ, मराठों किससे ज्यादा हल्की तोपें और तीव्र गति की सेना इस समय पठानों के पास है, बच के रहिएगा। क्लियर है। कड़ाबीन, ऊंटों पर लादी हुई हल्की घूम सकने वाली बंदूकें, ये दो प्रमुख हथियारों ने पूरे युद्ध का परिणाम बदल कर रख दिया। युद्ध से पहले सदाशिव भाऊ ने अहमद शाह अब्दाली के खेमे में जो अवध का नवाब वजीर शुजाउद्दौला, याद रखिएगा शुजाउद्दौला काफी चर्चित नाम है भारतीय इतिहास का, स्पेशली ब्रिटिशर्स के साथ रिलेशंस में। तो अहमद शाह अब्दाली के साथ एक तरह का पैक्ट था शुजाउद्दौला का
तो शुजाउद्दौला का सलाहकार था काशीराज पंडित, याद रखिएगा। काशीराज पंडित के साथ संधि का प्रस्ताव मराठों के द्वारा रखा गया था, लेकिन शायद अहमद शाह अब्दाली मराठों की कमजोरी को भांप चुका था और वो परिणाम रहित किसी भी प्रकार की गतिविधि में संलग्न नहीं होना चाहता था। पेशवा को युद्ध के परिणाम की जानकारी, याद रखिएगा। पेशवा, अभी मैंने आपको बताया, दोबारा देख लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। पेशवा को युद्ध की जानकारी यहां पर जो प्राप्त हो रही है, जी आगे आइएगा। पेशवा वो भिलसा एमपी में व्यापारियों के एक दल के द्वारा प्राप्त हुई थी। इस बात को बेहद इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। पेशवा को जो जानकारी मिली, क्योंकि पेशवा इसके बाद जिंदा नहीं रहे, मृत्यु हो गई थी, इस हार का सदमा बड़ा भयानक रहा। तो पेशवा को इस युद्ध के परिणाम की जानकारी जब वो एमपी में थे, व्यापारियों के एक दल के द्वारा प्राप्त हुई थी। उस जमाने में आप जानते हो कि इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम थे। क्लियर है। नेक्स्ट, कुल मराठा शहादत कितनी हुई? 75,000 के लगभग यहां पर मराठा शहादत होती है। प्रमुख मराठा शहादत में याद रखिएगा, सदाशिव भाऊ यहां मारे गए, जो चचेरे मतलब भाई हैं पेशवा के, विश्वासराव, शमशेर बहादुर, इब्राहिम खान गर्दी, जानकोजी सिंधिया, ये लोग यहाँ पर डेथ होती है इनकी। कई दिनों बाद ये बात भी याद रखना कितना महत्वपूर्ण है कि सदाशिव राव भाव और विश्वास राव भाव का जो मृतक शरीर था वो कई दिनों बाद प्राप्त हुआ था। इस युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन काशीराज पंडित ने किया है, जो कि विश्वासराव भाव और अब्दाली के मध्य संधि वार्ताकार था। आप लोग जानते हैं, अवध नवाब शुजाउद्दौला का सलाहकार। क्लियर। मैं उम्मीद करूं जो डिकोड की जा रही है जानकारियां आपको बिल्कुल सीधे आपके जहन में छप रही होंगी, उतर रही होंगी। क्लियर। अब कोटेशन यदि आप देखें, काशीराज पंडित ने बहुत अच्छी बात कही है कि हर एक दुर्रानी सिपाही, हर एक दुर्रानी, अब यहाँ दुर्रानी किसको कहा जा रहा है याद रखिएगा, दुर्रानी यहाँ पे पठानों को कहा जा रहा है, क्योंकि नादिर शाह दुर्रानी जो था उसी के ये अहमद शाह अब्दाली पहले सेनापति रहा करा है, बाद में फिर ये स्वतंत्र हो गया था। हर एक दुर्रानी सिपाही 100 या 200 कैदियों को पकड़ कर लाता था और ये कहकर काट डालता था कि जब मैं देश से चला था तो मेरे माँ बाप, बहन तथा स्त्री ने मुझसे कहा था कि तुम हमारी खातिर जितने भी काफिरों को काट सको उतनों को काट डालना। ये प्रत्यक्ष वर्णन ये कहा है किसने? काशीराज पंडित ने। अब आप जानते हो इस तरह के प्रश्न ये भविष्यवाणी के रूप में क्यों एग्जाम बाबा के एक तरह से रूप से आपको कही जा रही है, क्योंकि ये कोटेशन के रूप में एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन बैंक पेपर के अंदर ये देखने को मिल सकती है। साहब ये कथन किसका है? काशीराज पंडित का जो प्रमुख सलाहकार था या वार्ताकार था। क्लियर। राजा सूरजमल जाट ने जब भाव निकल रहे थे वहां से, विश्वासराव भाव को परामर्श दिया था कि वह स्त्रियां तथा बच्चे जो सैनिकों के साथ थे, वैसे कि मराठों की परंपरा नहीं थी, मुगलों की देखा देखी मराठों में ही परंपरा आई थी अपने साथ परिवारों के साथ ले जाने की। ये इतने अय्याश लोग नहीं थे, लेकिन जब आप संपर्क में आते हो, कुसंगत में आते हो, तो आपको भुगतना पड़ता परिणाम। और जाट महाराजा ने, सूरजमल जाट ने बहुत अच्छी सलाह दी थी इनको कि आप हमारे संरक्षण में अपने परिवार को छोड़ जाइए, ये हरकत मत करिए। नहीं माने साहब वो, तथा अन्य ऐश्वर्य की सामग्रियां झांसी अथवा ग्वालियर किले में ही छोड़ जाएं। उसने कहा कि आपकी सेना शेष भारतीय सेना से अधिक हल्की तथा तीव्रगामी है, लाइट है, एक्सपीडिशियस है। क्लियर। किसने कहा? सूरजमल जाट ने मराठों को। परंतु दुर्रानियों की आपसे भी अधिक। मल्हार राव की राय भी इसी प्रकार की थी कि तोप खाने की गाड़ियां तो शाही सेना के अनुरूप थी, परंतु मराठा युद्ध प्रणाली तो लूट मार गोरिल्ला युद्ध प्रणाली थी। मराठे मैदानी इलाके के लायक नहीं थे, लेकिन मुगलों के संपर्क में आकर मुगलों को अपनी जेब की कठपुतली बनाकर मराठों को लगने लग गया था कि हम हिंदुस्तान के हर मैदान की बादशाहत के एकमात्र अधिकारी हैं। ये जो घमंड होता है, यही एक तो होता है कि मैं कर सकता हूं और एक सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। रात दिन का अंतर है इस चीज में। यहां पर व्यापारियों ने जो पेशवा बालाजी बाजीराव जिसका भाई और बेटा को भिलसा, अभी हमने पढ़ा कहां पे जानकारी दी, भिलसा एमपी में। तो जब व्यापारियों के दल ने जब पेशवा बालाजी बाजीराव को सूचना दी तो कहा, क्या कहकर दी, सिंबॉलिक तौर पर, प्रतीकात्मक तौर पर, कि मराठे कुचल दिए गए हैं एवं हुजूर दो मोती तो विलीन हो गए। दो मोती का मतलब आपका भाई सदाशिव भाव और पुत्र विश्वासराव। क्लियर है। जदुनाथ सरकार कहते हैं कि महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई ऐसा परिवार रहा होगा जिसने कोई ना कोई संबंधी न खोया हो, तथा कुछ परिवारों का तो सर्वनाश ही हो गया। आगे वो लिखते हैं कि मराठा सेना की मुकुटमणि पानीपत में खो गई। आपने पेशवा बाजीराव
जो बालाजी बाजीराव उसका पुत्र खो दिया, उसका भाई खो दिया। 75,000 सैनिक किसे कहते हैं भाई, आप सोच कर देखिएगा। तो इस आंकड़े को एक बार आप बिल्कुल आइडिया लगाइएगा, ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये 75,000 है, याद रखना। ये थोड़ी यहाँ पे गड़बड़ दी हुई इसलिए मुझे देखना पड़ा। बहरहाल, तो मराठा सेना की मुकुटमणि ये जदुनाथ सरकारी बोल रहे हैं, इस युद्ध के पश्चात मराठों का अखिल हिंदू स्वराज्य स्वप्न नष्ट हो गया। नो डाउट ये बात माननी पड़ेगी कि फिर वो कभी अखिल भारतीय ताकत के तौर पर उभर कर नहीं आ सके, क्योंकि एक यूरोपीय कंपनी गुपचुप तरीके से इनको देख रही थी। इसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, यानी कि EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर है। सिडनी ओवन का भी कुछ ऐसा ही कहना है कि यद्यपि ये बहुमुखी दैत्य मराठों को कहते हैं, मरा तो नहीं परंतु इतनी भली भांति कुचल दिया गया था कि यह लगभग सोया रहा तथा ये जब ये जागा तो मराठे इससे निपटने से तैयार थे एवं अंत में इसे जीतने तथा समाप्त करने में भी सफल रहे। ये कथन है किसका, सिडनी ओवन का। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डिकोड कर रहा हूं, एक एक टॉपिक छोटे छोटे वीडियोज के रूप में आपके सामने लाए जा रहे हैं, कैप्सूल्स के रूप में, छोटे छोटे सेगमेंट्स के रूप में, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए, पढ़ना सहज रहे, सरल रहे, लेकिन उनकी डेप्थ, उनका सिग्निफिकेंस, उनका एकेडमिक सिग्निफिकेंस, उनका वेटेज बहुत ज्यादा और आपके काम का हो। अच्छा लगे तो दुनिया को बताइएगा और कुछ कमी लगे तो मुझे बताइएगा, लेकिन कमेंट अवश्य करिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। पानीपत की दुर्घटना एक प्राकृतिक दुर्घटना की नाई थी, ये कथन है GS सरदेसाई साहब का, जिसमें जान हानि अवश्य हुई परंतु राजनीतिक महत्व कुछ नहीं था। ये कहना कि पानीपत की दुर्घटना ने मराठों की सर्वोच्चता के स्वप्न को समाप्त कर दिया, तात्कालिक स्रोतों की अशुद्ध व्याख्या करना सही है, सही है, क्योंकि आगे जाकर आप लोग देखोगे माधवराव पेशवा फिर ये खड़े हो गए और प्रथम 2 युद्धों में अंग्रेजों को सांस नहीं लेने दी मराठों ने। मैं कई बार कहता हूं कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। यदि इन मराठों में कुछ समझदार लोग, मतलब कुछ बेवकूफ लोग नहीं होते और मराठे समझदारी से काम लेकर राजपूतों को, जाटों को, बंगशों को, पठान, इन सबको साथ देकर चलते, भारत की सर्वोच्चता को कोई खतरा नहीं है बाहरी ताकत से, अंदर से बाबा। और उनको खुद मराठे फैक्टर्स थे इस चीज के लिए। तो इन्होंने बिल्कुल सही बात की है GS सरदेसाई साहब ने कि स्वप्न धूमिल हो गया था, लेकिन ये कहना कि वो हमेशा हमेशा के समाप्त हो गए, बात की घटनाएं हैं। मुगल बादशाह को आप लोग जानते हैं, शाह आलम द्वितीय को गद्दी पर जाकर बिठाया है पेशवाओं ने इस युद्ध के पश्चात, तो अपने संरक्षण में ले जाकर 1775 से 82 तक जो फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध लड़ा गया, अंग्रेजों की धूल चटा दी। सेकंड जो बैटल लड़ा गया 1803 टू 1806 सेकंड एंग्लो मराठा बैटल, दोबारा अंग्रेजों को धूल चटाई। आप यदि फिर भी आप नहीं चेतते हो तो भाई आपकी बेवकूफी है। क्लियर। GS सरदेसाई ने बहुत अच्छी बात कही है, पानीपत की तीसरी लड़ाई ने यह सिद्ध नहीं किया कि भारत पर कौन राज करेगा। क्लियर, यह सिद्ध नहीं किया, यह सिद्ध किया कि भारत पर कौन राज नहीं करेगा। मतलब यह सिद्ध हो गया कि कम से कम मराठे भारत पर राज नहीं करेंगे, क्योंकि एक गुपचुप बिल्ली अंग्रेजों के रूप में दबे कदम आगे बढ़ रही थी। GS सरदेसाई साहब की बहुत शानदार कोटेशन है। किनकेट तथा पार्सिनीज ने बहुत अच्छी बात कही है कि यदि पानीपत तृतीय युद्ध न होता तो समस्त दक्षिण भारत मराठों के अधीन होता। मैं उम्मीद करता हूं कि आज 2 घटनाओं के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। इन दोनों घटनाओं को विस्तार से डिकोड करने का पूरा प्रयास किया है। संगोला संधि 1750 और पानीपत का तृतीय युद्ध, संगोला संधि 25 सितंबर 1750 और पानीपत की तृतीय लड़ाई 14 जनवरी 1761 में। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपके लिए काफी परीक्षा उपयोगी रही होगी, लाभदायक रही होगी। इसी प्रकार के नॉलेजेबल सेशंस को क्लियर एग्जाम बाबा की भविष्यवाणी की तरफ से हिस्ट्री विद किनशिप प्लेटफॉर्म से यदि आप लोगों को चाहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए और प्लीज कमेंट अवश्य करिएगा कि कैसा लग रहा है। नेक्स्ट सेशन तक के लिए नमस्कार।